हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अन अकेडमी। आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो दे देती हूँ कि हम क्या कर रहे हैं। बेसिकली हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं अभी। तो जैसा कि आप लोग जो मेरी क्लासेस को रेगुलर देख रहे हैं, अभी हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ पॉलिटी, जो फंडामेंटल राइट है, हमारे मौलिक अधिकार हैं, वो पढ़ रहे हैं दोस्तों। हम इसकी 3 से 4 क्लासेस ला चुके हैं। आर्टिकल 12-13 को मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया एक में, और जिसमें आर्टिकल 12-13 को चर्चा की, उसी में मैंने मौलिक अधिकार क्या है उनकी विशेषताएं बताया। उसके बाद आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 को एक लेक्चर में हमने बहुत अच्छे से समझा। उसके बाद आर्टिकल 17, 18, 19 और 20 को हमने एक पूरे एक क्लास में समझा। और आर्टिकल 21 और आर्टिकल 21A, जो हमारा एक छोटा सा वीडियो था, उसमें हमने आर्टिकल 21 और आर्टिकल 21A को देखा है दोस्तों। आज की जो हमारी चर्चा है वो बेसिकली आर्टिकल 22 पे होगी, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 पे होगी। इस टॉपिक को इतने धीरे धीरे पढ़ाने का मेरा उद्देश्य है, ठीक है। कई स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं कि हमारा जो टारगेट है मैम वो पॉलिटी काफी टाइम में पूरा होगा। तो ये बात जान लीजिए दोस्तों कि केवल हम पीटी के लिए ही नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि हम पूरी कंप्लीट पॉलिटी यहाँ पे कर रहे हैं। जो आपको पीटी के साथ ही जो आप मेंस देंगे, जो आपकी अवधारणात्मक समझ बनेगी चीजों पे, वो पूरा हमारा शेड्यूल चल रहा है। और जिन बच्चों को 2021 देना है, वो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो उनके लिए कष्टदायक रहते हैं वो यहाँ से देख सकते हैं। उसके साथ ही एमसीक्यू वाली सीरीज हमारी देख सकते हैं, जो हर सैटरडे को आती है। इसके अलावा जो बच्चे डेली क्लास अटेंड करते हैं, मैं उन लोगों को एक सूचना देना चाहूंगी छोटी सी। दोस्तों, हमने अभी तक जितना पढ़ा है उसके मैं एमसीक्यू लाने वाली हूँ, सिर्फ उन टॉपिक के जो हमने पढ़ा है। जो सैटरडे को एमसीक्यू आते हैं वो ओवरऑल आते हैं, जो यूपीएससी की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए एमसीक्यूज होते हैं, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। लेकिन अभी मैं जो एमसीक्यूज लेके आऊंगी, जो बेसिकली जो जो हमने पढ़ा है, मैं उनकी एमसीक्यू लेके आऊंगी। और मेरा वो लाने का उद्देश्य क्या है? आप लोगों को रिवाइज कराना, ठीक है। तो हमारा रिवीजन होगा कहाँ से? एमसीक्यूज के माध्यम से, और उसका आंसर आप लोग देंगे। आप लोग ध्यान से पढ़ रहे हैं चीजों को, तो यकीन मानिए आप एमसीक्यूज का आंसर देने में एकदम सक्षम होंगे, ठीक है। बस अच्छे से एक बार आप लोगों को रिवाइज करना है। जैसे ही मेरे मौलिक अधिकार कंप्लीट होते हैं, लगभग 2-3 क्लासेस और इसमें लगेंगी, उसके बाद फिर हम जितना पढ़ा है सबको एमसीक्यूज लगा के रिवाइज करेंगे, ठीक है। ताकि चीजें हमारी साथ के साथ हम पढ़ते भी जाएं और उसका रिवाइज भी करते जाएं। और वो कैसे रिवीजन होगा? यदि हम क्वेश्चन का आंसर देने में सक्षम है, इसका मतलब हमने उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। तो आज की क्लास की चर्चा करते हैं, और आगे बढ़ने से पहले अनअकैडमी के बारे में थोड़ा जिक्र कर देते हैं दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज अनअकैडमी देश भर में यूपीएससी सीएससी के क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म बन चुका है। यदि आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे दोस्तों? आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, जिसके माध्यम से आप अपने एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, और आंसर पोल की सुविधा भी आपको यहाँ पे मिलती है। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, यानी कि यूपीएससी के पीटी और मेंस के सिलेबस के हिसाब से अनअकैडमी ने अपने पूरे कोर्स को स्ट्रक्चर किया है। इसके अलावा लाइव टेस्ट जो है और क्विजेज है, इसकी सुविधा आपको यहाँ पे मिलती है। इसका क्या मतलब है दोस्तों? कॉम्बैट का आयोजन हो रहा है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, 28 फरवरी को होने जा रहा है। बढ़ चढ़ के भागीदारी कीजिए, ठीक है। इससे आपकी कमियां पता लगेंगी, आपको कहाँ सुधार करना है वो पता लगेगा, ठीक है। आपके अंदर प्रतिस्पर्धा की जो एक टेंडेंसी है वो विकसित होगी दोस्तों। तो आप यहाँ पे एनरोल कराएं, और एनरोल कराने से पहले मेरा रेफरल कोड ललिता YT का यूज करें, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है, जैसा कि मैं बताती रही हूँ। यदि एक बार आपने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लिया, तो ये नहीं है कि आप सिर्फ मेरी वीडियो ही देख पाएंगे, नहीं, मेरे साथ अनअकैडमी के हर एजुकेटर की वीडियो देख पाएंगे, सुन पाएंगे, चाहे वो लाइव वीडियो है या फिर रिकॉर्डेड वीडियो है, ठीक है। तो जब भी आप प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लें तो ललिता YT कोड का यूज करें। इसके अलावा दोस्तों अनअकैडमी पे आपको देश के सबसे बड़े एजुकेटर्स पढ़ाते हैं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए दोस्तों। इसके लिए जो एंड्रॉयड यूजर हैं
वो गूगल प्ले से जाके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और एप्पल जो यूजर हैं वो एप्पल ऐप से जाके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ मेरी स्पेशल क्लास शुरू हो चुकी है जो स्पेशली एनसीईआरटी को फोकस करेगी। यहाँ मैं आप लोगों को एडवांस करवा रही हूँ यूट्यूब पे, और वहां पे आपका आधार तैयार करवाऊंगी। और जो मेरी फर्स्ट क्लास है वो आ चुकी है मंडे को ही। उसमें मैंने बताया कि हमारा एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका क्या होगा, 6 से लेके 12th की विषय सूची मैंने दिखाई, और मैंने आप लोगों को बताया वहां पे कि एक ही टॉपिक को हम कितनी बार पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कैसे हम चूज करेंगे, और किस तरीके से हमारी अवधारणात्मक समझ एनसीईआरटी के माध्यम से बिल्कुल मजबूत होगी। ठीक है, तो मेरी क्लास वहां चल रही है दोस्तों शाम में 5 बजे। आप मुझे वहां पे जाके सुन सकते हैं। जो मेरी वीडियो आती है उसके नीचे लिंक होता है, वहां पे प्रोफाइल एक लिंक होता है, वहां से आप मुझे सर्च कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं ललिता, मुझे यूपीएससी के साथ ही एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर 7 वर्ष तक पढ़ाने का अनुभव है। जहां तक यूपीएससी और के क्षेत्र में, सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में मेरे अनुभव की बात की जाए तो मुझे यूपीएससी के साथ अलग अलग स्टेट सिविल सर्विसेज के 12 मेंस देने का अनुभव है। और इसके अलावा दोस्तों मैंने अपना एमए पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस में किया है, और अपना यूजीसी नेट भी पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस में ही किया है। जहां तक बात की जाए यूपीएससी और अलग अलग स्टेट सिविल सर्विसेज के वैकल्पिक विषय की, जो ऑप्शनल जो सब्जेक्ट होता है वो मेरा हिस्ट्री रहा है, यानी कि इतिहास रहा है। दोस्तों आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल unacademy_ललिता_कुमारी पे जाके फॉलो कर सकते हैं। मेरी क्लासेस की डेली पीडीएफ आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको कोई डाउट है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है अपनी पूरी प्रिपरेशन से रिलेटेड, तो आप मुझे वहां पे पूछ सकते हैं। और मेरे प्रोफाइल लिंक को जाके दोस्तों आप शेयर करें और फॉलो करें। वहां पे स्पेशल क्लासेस 5 बजे से आप सुने, आपको बहुत फायदा होगा। इसके अलावा अनअकैडमी ने कंप्रिहेंसिव तरीके से पूरे सिलेबस को डिजाइन किया है दोस्तों, जिसमें आपको पॉलिटी, गवर्नेंस एंड आईआर, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, एनसीईआरटी समरी, हिस्ट्री, ऑप्शनल कोर्सेज, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर, करंट अफेयर, इंडियन इकोनॉमी, प्रैक्टिस एंड स्ट्रेटेजी, आंसर राइटिंग कोर्सेज, यानी एक कंप्लीट पूरा पैकेज यूपीएससी की प्रिपरेशन का आपको अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। अनअकैडमी में सब्सक्रिप्शन का, जहां पे आप पूरी व्यापक तौर पे अपनी तैयारी कर सकते हैं दोस्तों, सब्सक्रिप्शन लीजिए। प्लस सब्सक्रिप्शन जब आप लेंगे, पहले हम प्लस की का जिक्र करते हैं, ये आप 6 महीने से लेके 3 साल तक का ले सकते हैं दोस्तों, पहली बात। लेकिन कम से कम 1 साल का तो लीजिए ही, और जो नए बच्चे हैं 12वीं के बाद या ग्रेजुएशन से ही तैयारी कर रहे हैं, वो कम से कम 3 साल का सब्सक्रिप्शन अवश्य लें। अब दोस्तों जैसे 3 साल की फीस है 90,000, ठीक है, लेकिन यदि आप ललिता वाईटी कोड का यूज करें, ठीक है, 3 साल की फीस समझ रहे हो, यानी 1 साल की फीस लगभग 30,000 के आसपास पड़ती है, जो कि ऑफलाइन में आपको कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, तो 90,000 आपकी फीस है, लेकिन यदि आप ललिता वाईटी कोड का यूज करते हैं एडमिशन लेने से पहले, तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, और मात्र 81,000 ही आपके लगेंगे। तो दोस्तों यदि आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो ललिता वाईटी कोड का यूज करें। इसके अलावा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का क्या मतलब है, ये सब्सक्रिप्शन आप 1 साल से लेके 3 साल तक का ले सकते हैं दोस्तों। आपको स्टडी प्लान की जाएगी, स्पेशल मेंटर मिलेंगे, आपका आंसर राइटिंग जो है क्वेश्चन आंसर राइटिंग होगा डेली। इसके अलावा आपकी पूरी तैयारी में एक मार्गदर्शक आपके साथ रहेंगे आपकी जर्नी में। यदि आप मेरे मार्गदर्शन में अपनी सिविल सर्विसेज की जर्नी को आसान बनाना चाहते हैं तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने से पहले रेफरल कोड ललिता वाईटी का यूज करें, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। जैसे 3 साल की फीस है दोस्तों 1,53,000 के आसपास, यदि आप ललिता वाईटी कोड का यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलने के बाद लगभग 1,38,000 के आसपास देना होगा। ठीक है, तो दोस्तों सब्सक्रिप्शन लें और ललिता वाईटी कोड का यूज करें। अनअकैडमी कॉम्बैट के बारे में मैं बता चुकी हूँ, 28 फरवरी को होने जा रहा है। बढ़ चढ़ के भागीदारी लीजिए और इसमें पार्टिसिपेशन करने से पहले ललिता वाईटी कोड का यूज करें।
जो 1 से 10 रैंक आएंगी उनको 1 महीने का यूपीएससी सीएससी जीएस प्लस का जो सब्सक्रिप्शन है वो फ्री मिलेगा दोस्तों। इसके अलावा अनअकैडमी पे बहुत सारे बैच लॉन्च हो चुके हैं। 12 फरवरी से कंप्लीट 1 ईयर, कंप्लीट 2 ईयर और एनसीईआरटी बैचेस 12 फरवरी से लॉन्च हो चुके हैं। अनअकैडमी केवल जीएस ही नहीं बल्कि ऑप्शनल के साथ आइकॉनिक जीएस का पैकेज और ऑप्शनल के साथ प्लस जीएस का पैकेज आपके लिए लेके आई है, जो आप 1 साल से लेके और 3 साल तक ले सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे भी यदि आप ललिता वाईटी कोड का यूज करें तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। और याद रखिएगा, मार्च से फीस बढ़ने वाली है, तो जिन लोगों को सब्सक्रिप्शन लेना है, अपनी यूपीएससी की जर्नी आसान बनानी है, वो शीघ्र सब्सक्रिप्शन लें, ललिता वाईटी कोड का यूज करें। तो दोस्तों हम आर्टिकल 17 पढ़ चुके हैं, आर्टिकल 18 पढ़ चुके हैं, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 20 हमने बहुत अच्छे तरीके से कवर किया है। ठीक है, जो मेरी पिछली क्लासेस देख रहे हैं, ठीक है, एक एक चीज को ध्यान से पढ़ना है। जब हम एमसीक्यूज लगाएंगे आने वाली 4-5 क्लासेस के बाद, उसके बाद आपको आभास होगा कि हमने जो पढ़ा है, हम वो पढ़ के क्या यूपीएससी या अलग अलग स्टेट सिविल सर्विसेज के जो क्वेश्चंस हैं वो लगाने में सक्षम हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। मेरे टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ डाउनलोड करके आप एकदम, ठीक है, और आपको कहीं पे भी कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा जो आर्टिकल है जहां से हम पढ़ेंगे दोस्तों, हम पढ़ेंगे आज बेसिकली आर्टिकल 22 से शुरुआत करते हैं। ठीक है, देखिए इसका बेसिकली अगर हम बोले तो निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण आर्टिकल 22 में प्रोविजन किया गया है। इसमें 2 तरीके के प्रोविजन है दोस्तों। ठीक है, या तो मैं पढ़ती जाती हूँ उसी समय बता दूंगी आपको, वहां फिर रिपीट होगा वरना। देखिए, अनुच्छेद 22 किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, इसमें 2 तरीके की चीजें होती हैं। एक, वो व्यक्ति जिसने अपराध कर दिया, ठीक है, अपराध करने के बाद जो प्रोसेस फॉलो की जाएगी वो इसमें बेसिकली आती है। और एक होता है निवारक, यानी कि रोकना। यदि लगता है कि कुछ लोग अपराध कर सकते हैं, राष्ट्र की एकता अखंडता को हानि पहुंचा सकते हैं, तो उनको अपराध से रोकने के लिए निवारक प्रोविजन किए गए हैं। ठीक है, ये हम देखेंगे इस पूरे आर्टिकल 22 में, इन दोनों चीजों का जिक्र है। ये बेसिकली आप समझ लीजिए। सबसे पहले हम पढ़ते हैं यहां से। हिरासत 2 प्रकार की होती है, एक तो दंड विषयक होती है और एक निवारक होती है। दंड विषयक क्या, जो मैंने आप लोगों को अभी बताया कि भाई किसी ने अपराध किया, उस अपराध करने के बाद जो प्रोसेस होगी, जो लीगल प्रोसेस होगी, वो इसमें फॉलो की जाएगी। क्या 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 चीजें हैं मैं बिल्कुल क्लियर कट A to Z आपको बताऊंगी किस आर्टिकल में क्या लिखा है। और एक होता है दोस्तों निवारक, यानी कि अपराध को रोकने के लिए होता है, बेसिकली अपराध को रोकने के लिए इस निवारक जो प्रोविजंस है उनकी व्यवस्था हमारे संविधान में की गई है। दंड विषयक हिरासत एक व्यक्ति को दंड देती है, सही बात है भाई, अगर कोई अपराध करेगा तो जो दंड विषयक हिरासत है उसे दंड देती है। जिसने अपराध स्वीकार कर लिया है और अदालत में उसे दोषी ठहराया जा चुका है, उसको दंड मिलेगा। सीधी सी बात है, हमारा पूरे प्रोसीजर के अकॉर्डिंग। निवारक हिरासत वो है दोस्तों जो मैं बता चुकी हूं, जिसमें बिना सुनवाई के अदालत में दोषी ठहराया जाए। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को पिछले अपराध पर दंडित न कर, भाई उस हमें पता नहीं होता कि उसने दंड किया है कि नहीं, पिछले अपराध के आधार पे हम उसको दंडित नहीं करते, बल्कि भविष्य में ऐसे अपराध न करने की चेतावनी देते हैं। ठीक है, इसको इजी लैंग्वेज में कैसे समझेंगे, मान लो कोई ऐसे गुट हैं, कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई शत्रु देश का ऐसा व्यक्ति, जो संदिग्ध व्यक्ति पकड़ा जाए, जिससे हमें लगे कि ये हमारी जो एकता अखंडता या राष्ट्र की सुरक्षा के सामने चुनौती पैदा कर सकता है, तो उस पे ये निवारक जो रेगुलेशन है, निवारक कानून लागू होंगे। ये निवारक कानून क्या है, धैर्य बनाए रखिए, सब पता लगेगा। अभी के लिए इतनी बात समझ में आई कि 22 में 2 तरीके के प्रोविजन है, एक जिन्होंने दंड किया है उनको दंडित करने के लिए, और एक जो आगे भविष्य में अपराध कर सकते हैं उनको अपराध करने से रोकने के लिए, मतलब निवारक। ठीक है, 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए,
अनुच्छेद 22 मार्कर ये रहा। अनुच्छेद 22 के दो भाग हैं। पहला भाग साधारण कानूनी मामलों से संबंधित होता है दोस्तों, और दूसरा भाग जो होता है वो निवारक हिरासत के मामलों से संबंधित होता है। मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को। अब देखिए, अनुच्छेद का जो पहला भाग उस व्यक्ति को जिसे साधारण कानून के तहत हिरासत में लिया गया है, कुछ उसको भी सुरक्षा के प्रोविजन दिए गए हैं। जिसने आर्टिकल 21 मेरे साथ पढ़ा है दोस्तों, वहां पे व्यक्ति को जीवन का अधिकार है, और उसी में हमने गोपालनवाद पढ़ा था, जिसमें पढ़ा था कि विधि के द्वारा ही जो है प्राण किसी व्यक्ति के अलग किए जा सकते हैं। ठीक है, तो हमें एक तरीके से सुरक्षा दी गई है। यदि कोई व्यक्ति अपराधी भी है तो उसे अपने पक्ष में अपना बचाव रखने का अधिकार दिया गया है आर्टिकल 22 के तहत। पहली बात। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि ये आर्टिकल 22 न केवल भारतीय नागरिक, फटाफट बताएंगे क्योंकि मैंने मौलिक अधिकारों की क्लासेस जब से शुरू करवाई हैं तो मैं 5 चीजें आप लोगों को, मेरा मार्कर कहाँ है यार, ये 5 चीजें मैं आपको बताती हूँ। 15, 16, 19, 29 और 30। इन चीजों, इन अधिकारों को छोड़ के बाकी सभी अधिकार नागरिकों को भी मिलते हैं और विदेशियों को भी मिलते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 22 इस सूची में नहीं है, तो आर्टिकल 22 केवल नागरिकों के लिए होगा कि फिर नागरिकों के साथ विदेशियों को भी मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है, ये चीज भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो अब इसमें 22 जो 1 है वो क्या व्यवस्था करता है? 3 तरीके की व्यवस्थाएं करता है, वो आपको ध्यान रखनी है। पहला, गिरफ्तार करने पर सूचना देने का अधिकार, यानी कि उसको कारण बताने का अधिकार कि भाई आपने ये अपराध किया है। अब पुलिस किसी व्यक्ति के घर में जाए और उसे कहे कि उसे जो है ना पकड़ के ले आएगी, तो ऐसा नहीं है। उस व्यक्ति को जिसको पकड़ने जा रही है पुलिस, ये जानने का अधिकार है कि उसको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। ठीक है, तो गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार बेसिकली दिया गया है 22(1) में। ठीक है, अब इसी के तहत दूसरी व्यवस्था कि भाई हमें कारण बताओ, हमको आप क्यों गिरफ्तार कर रहे हो। ठीक है, आपने कारण बता दिया, जी आपने फला जो है आपराधिक कार्यवाही की है, इसलिए हम आपको गिरफ्तार कर रहे हैं। दूसरी बात क्या होती है? विधि व्यवसायी। विधि व्यवसायी का मतलब है कि वकील, अधिवक्ता से परामर्श और प्रतिरक्षा करने का अधिकार। ठीक है, ये अधिकार बेसिकली जो हमने जब आर्टिकल 21 पढ़ा था उसमें भी देखा था, जिसमें बोला गया कि निशुल्क विधिक सहायता। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसी आर्थिक स्थिति में है कि वो अपने लिए एक वकील ना रख पाए, भाई ऐसे बहुत सारे लोग हैं भारत में, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक वाद में स्पेशली बोला था कि ऐसी सिचुएशन में कैसी सिचुएशन में कि यदि कोई व्यक्ति अपने लिए वकील नहीं रख पा रहा है अपनी सुनवाई के लिए, अपने बचाव के लिए, तो राज्य एक सरकारी वकील की व्यवस्था करेंगे उस व्यक्ति के लिए। इस चीज को समझिए कि कितना क्रूशियल एक तरीके से ये चीज है कि व्यक्ति को अपना बचाव करने का अधिकार दिया गया है आर्टिकल इसमें 22 में। ठीक है, विधि व्यवसाय से परामर्श करने का अधिकार, जो व्यक्ति खुद अफोर्ड करेगा वो खुद अपने एडवोकेट को बुलाएगा, और जो अफोर्ड नहीं कर सकता राज्य उसे प्रोवाइड कराएंगे वकील, जो उस व्यक्ति के एवज में उस व्यक्ति का केस लड़ेगा। ठीक है, तीसरा है दंडाधिकारी यानी मजिस्ट्रेट के सम्मुख 24 घंटे में यात्रा के समय को मिला के पेश होने का अधिकार दिया गया है, यानी कि 24 घंटे में जो यात्रा है उसको मिला के आपको पेश होना ही पड़ेगा। ये नहीं है कि आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार रखे और जेल में उसको आपने डाल रखा है, बस हो गया काम ना। 24 घंटे में आपको मजिस्ट्रेट के सामने उसे पेश करना होगा, और दंडाधिकारी द्वारा यानी मजिस्ट्रेट द्वारा बिना अतिरिक्त निरोध दिए 24 घंटे में रिहा करने का अधिकार। ठीक है, अगर ये लगता है कि उस व्यक्ति को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है तो उसे रिहा करने का अधिकार भी दिया गया है मजिस्ट्रेट को। ठीक है, यह सुरक्षा जो कवच दिया गया है, मतलब ये तीनों जो आधार हैं कि भाई हमें गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है भारतीय नागरिकों को, वकील से परामर्श करने का अधिकार दिया गया है, और 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुति का अधिकार दिया गया है यात्रा के समय को मिला के। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। उसके बाद ये जो सुरक्षा कवच है, ये विदेशी व्यक्ति
या निवारक हिरासत कानून के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति के लिए उपलब्ध नहीं है। ये वाली चीजें, ठीक है। अब जो निवारक कानून वाली जो चीजें आएंगी वो फिर इन पे अप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। सामान्य दंड के साथ आप देख चुके हैं। अब देखिए अनुच्छेद जो 22 का दूसरा भाग है दोस्तों, उन व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है जिन्हें दंड विषयक कानून के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है। यह सुरक्षा नागरिक एवं विदेशी दोनों के लिए उपलब्ध है, इसमें शामिल है। ये बेसिकली इसका जो दूसरा भाग है ये उन व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है जिन्हें ये दंड विषयक काट दो दोस्तों, इसे मैं सुधरवा दूंगी अपनी स्लाइड्स में। इसे बेसिकली निवारक जो कानून है उनके एवज में गिरफ्तार किया गया है, उनके लिए कुछ संरक्षण के प्रोविजन किए गए हैं इसमें, ठीक है। वो आप डिटेल से पढ़ते रहिए, नेक्स्ट स्लाइड्स में उसका पूरा मैं अच्छे से डिस्क्राइब करूंगी। पहला, जो निवारक निरोध के तहत व्यक्ति है, ये क्लियर लिखा गया है कि व्यक्ति की हिरासत 3 माह से ज्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती। हमने पकड़ लिया किसी व्यक्ति को, हमें शक था कि ये राष्ट्र की सुरक्षा के समक्ष खतरा हो सकता है, ठीक है, तो उस व्यक्ति को पकड़ लिया, लेकिन 3 माह से ज्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती जब तक कि सलाहकार बोर्ड होता है दोस्तों एक, ठीक है, सलाहकार बोर्ड होता है। उस बोर्ड में बेसिकली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं और वो उचित कारण न बताए, यदि उचित कारण बता दिया तो 3 माह से ज्यादा भी पकड़ के रखा जा सकता है, ठीक है। इसको बेसिकली काले कानून भी बोला जाता है दोस्तों। क्यों, इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, विश्व के किसी भी लोकतांत्रिक देश में, चाहे वो अमेरिका है चाहे वो ब्रिटेन है, इतने विकसित देशों में भी इस प्रकार के जो निरोधक जो निवारक जो कानून है उनकी व्यवस्था नहीं की गई है, और यदि व्यवस्था की भी गई है तो वो इमरजेंसी सिचुएशंस में की गई है, आपातकालीन सिचुएशंस में। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, इस चीज को समझिए, ठीक है। आप जब मेंस में आंसर राइटिंग करेंगे तो उस समय आप लोगों को ये सब चीजें काम आएंगी, ठीक है। आपातकालीन सिचुएशन में ही वहां पे इस तरीके के जो निवारक कानून है उनका यूज हो सकता है, इतनी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। लेकिन भारत में क्या है, सामान्य परिस्थितियों में भी इस तरीके के कानूनों के तहत लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है, ठीक है। ये बात आप लोगों को ध्यान रहेगी। अब गिरफ्तार कर लिया तो 3 माह से ज्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती, लेकिन यदि जो सलाहकार बोर्ड है उसने उचित कारण दे दिया गिरफ्तारी का तो वो 3 माह से ज्यादा भी बढ़ाई जा सकती है। तो ये 3 माह आपको ध्यान रखना है, पहली बात। दूसरी बात है दोस्तों, निरोध का आधार संबंधित व्यक्ति को बताया जाना चाहिए, हालांकि सार्वजनिक हितों के विरुद्ध इसे बताया जाना आवश्यक नहीं है। कंट्राडिक्शन देख रहे हो आप, पहली बात दूसरी बात को काट रही है। ऊपर वाले में बोला गया कि 3 माह से ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता, लेकिन सलाहकार बोर्ड यदि दे दे अनुमति तो उसे कभी तक के लिए बढ़ा दो, ठीक है। और बेसिकली इसमें एक प्रोविजन किया जाता है कि जैसे हम पढ़ेंगे आगे, मीसा पोटा के तहत मान लो हम किसी को गिरफ्तार कर रहे हैं तो उसमें जो अधिकतम अवधि है, मान लो उसमें 20 साल की सजा है, तो उससे ज्यादा नहीं आप रख सकते हो, बेसिकली ये प्रोविजन भी है, ठीक है। तो दूसरा है निरोध का आधार, जो मैं कंट्राडिक्शन बता रही हूं उनको पकड़ो। संबंधित व्यक्ति को बताया जाना चाहिए, उस व्यक्ति को जिसको गिरफ्तार किया गया है ये बताया जाना चाहिए कि भाई आपको क्यों गिरफ्तार किया गया, क्योंकि आपसे हमारी सुरक्षा को यहाँ पे खतरा था, ठीक है। लेकिन यदि सार्वजनिक हितों के विरुद्ध है उस व्यक्ति को बताना, तो बताना जरूरी नहीं है। अब इसका दुरुपयोग भी हो सकता है, ठीक है। आप इन कानूनों की सीरियसनेस को भी समझेंगे, और ये कानून जरूरी क्यों है राष्ट्र की सुरक्षा के लिए उस चीज को भी समझेंगे। आप यूपीएससी एस्पिरेंट है, इसके पॉजिटिव पक्ष भी आपको पता होने चाहिए, इसके नेगेटिव पक्ष भी आपको पता होना चाहिए, तभी आप बेहतर निष्कर्ष लिख सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। जो मैंने अमेरिका और ब्रिटेन जैसे जो लोकतांत्रिक कंट्री हैं, जो विकसित देश है, उसका एग्जाम्पल क्यों दिया, ताकि आप अपने आंसर राइटिंग में उनको यूज करें, ठीक है। बताया जाना जरूरी भी नहीं है। पकड़ लिया, बाद में व्यक्ति को पता ही नहीं है मुझे क्यों गिरफ्तार किया, बैठे रहो जी। अब देखो तीसरी कंडीशन क्या है इसमें, कहाँ गया, ये रहा। निरोध वाले व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो निरोध के आदेश के विरुद्ध अपना प्रतिवेदन करे,
लेकिन दिया गया है छोटा सा अधिकार, अपना प्रतिवेदन कर सकता है, लेकिन उसकी सुनवाई होगी नहीं होगी ये पूरा उस कानून की सीरियसनेस पे डिपेंड करता है जिस कानून के अंतर्गत उसको गिरफ्तार किया गया है। ठीक है, तो ये निवारक के 3-4 पहलू आपने देख लिए। अब देखिए इसमें कुछ कुछ आगे प्रोविजन क्या किए गए हैं। संसद को भी यह बताने के लिए अधिकृत करती है कि पहला, किन परिस्थितियों के अधीन और किस वर्ग या वर्गों के मामले में किसी व्यक्ति को निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन 3 मास से अधिक अवधि के लिए सलाहकार बोर्ड की राय प्राप्त किए बिना निरुद्ध नहीं किया जाएगा। ये वही बात है कि भाई आप 3 महीने के लिए ही निवारक रख सकते हैं, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार रख सकते हैं इस कानून के तहत। 3 महीने से यदि आप ज्यादा गिरफ्तार रखते हैं तो मैंने आपको बताया था सलाहकार बोर्ड की अनुमति से ही रख सकते हैं, और वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बेसिकली उस बोर्ड में होते हैं। किसी वर्ग या वर्गों के मामले में अधिकतम अवधि के लिए किसी व्यक्ति को निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन विरुद्ध किया जा सकेगा। मैंने आप लोगों को बताया कि जो कानून वर्तमान में लागू होता है, निवारक से संबंधित कोई कानून, उसमें जो अधिकतम अवधि होती है उतने समय के लिए उसको निरोध रखा जा सकता है, उससे अधिक समय के लिए नहीं। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया था, मान लो पोटा के तहत व्यवस्था की गई है कि एक व्यक्ति को 20 साल तक के लिए इस या 10 साल के लिए इस जुर्म में या इस निवारक कानून के तहत गिरफ्तार रखा जा सकता है, तो 10 वर्ष तक ही रखा जाएगा, उससे ज्यादा नहीं रखा जाएगा। ठीक है, जांच में सलाहकार बोर्ड द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया, संसद के पास निवारक निरोध, रक्षा, विदेश मामलों, भारत की सुरक्षा के संबंध में विशेष अधिकार है। अब यहाँ पे 2 चीजें आप समझिए, ध्यान से समझना है इस चीज को। निवारक निरोध से संबंधित आप बहुत सारे कानून पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत सारे कानून आने वाले हैं, यहाँ पे वैसे दे ही दिया है। इसमें अब दे देगा आपको क्वेश्चन पीटी में कि जो आर्टिकल 22 के तहत निवारक से संबंधित प्रावधान है उसमें केवल संसद को ही कानून बनाने का अधिकार है। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखना है, संसद भी कानून बना सकती है और राज्यों की विधानमंडल भी कानून बना सकती हैं, अपने अपने लिए अलग निवारक जो कानून है उनका प्रोविजन वो कर सकती हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, पीटी में पूछा जा सकता है। तो एक प्रथम दृष्टया तो हमको ये लग सकता है ना कि भाई राष्ट्र की सुरक्षा से रिलेटेड मुद्दा है, संसद ही कानून बनाएगी, तो हमारा वहां पे क्वेश्चन गलत हो सकता है। दोनों कर सकती हैं। अब देखो जैसे यहाँ पे है, संसद एवं राज्य विधानमंडल दोनों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने, ठीक है, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने, राज्य की सुरक्षा के मामले आदि पर हिरासत संबंधी कानून बनाने का अधिकार है। यानी संसद भी कानून बना सकती है और राज्य विधानमंडल भी कानून बना सकते हैं, दोनों को अधिकार दिया गया है। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, याद रहेगा। निवारक निरोध से संबंधित हम, जैसा कि मेरा पैटर्न जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं, मैं फिर से रिवाइज कराऊंगी एक बार, तो घबराना नहीं है, धीरे धीरे समझना है चीजों को। ठीक है, अब देखिए बहुत सारे निवारक निरोध कानून हैं जिन्हें संसद द्वारा बनाया गया है, इसमें से कुछ को आपको याद रखना है। ठीक है, जो पीटी में भी पूछ लेता है कि ये फला जो है कब आया, कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछने का मूड हो तो, ठीक है, या आप जब मेंस में आंसर राइटिंग करते हैं और आर्टिकल 22 के ऊपर आंसर आ जाए तो आपको एक लिस्ट याद होनी चाहिए जो आप अपनी आंसर राइटिंग में यूज कर सके। और ये ऐसी चीजें हैं आप 4-5 बार पढ़ लोगे और ये अलग अलग जगह से आपको पढ़ने को मिलेंगी। जब आप पीटी के क्वेश्चन लगा रहे होंगे, मेंस के क्वेश्चन लगा रहे होंगे, तो फिर आपको याद हो जाती है चीजें, घबराना नहीं। सबसे पहला निवारक निरोध अधिनियम 1950 का जो 1969 में समाप्त हो गया, इसको नहीं भी याद रखोगे तो काम चल जाएगा। देखो दोस्तों, मीसा आया था 1971 में, ठीक है, बनते रहे, निश्रित होते रहे अलग अलग मुद्दों पे, फिर दूसरा बनता गया। तो ये कुछ कुछ ध्यान रखने हैं कि भाई पहला निवारक निरोध अधिनियम 1950 में बना, दूसरा मीसा आया 1971 में, फिर हमारा ये इंग्लिश ध्यान रख लेना, ठीक है, इसको ध्यान रखना, विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं व्यसन निवारण अधिनियम, ये वैसे भी नहीं ध्यान रहना। और ये क्या है, COFE पोसा 1974 का, मत याद रखना, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, 3-4 याद रख लेना। मीसा बिल्कुल इजी सा नाम है, क्यूट सा नाम है, तो आपको याद रहेगा 1971 का। निवारक निरोध अधिनियम 1950 का ध्यान रख लेना। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम नासा, ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है,
एनएसए बोलते हैं इसे, नासा गलत लिख दिया, एनएसए होता है दोस्तों, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है। तो एनएसए 1980 का आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद टाडा आया, टाडा सबने सुना होगा, आतंकवादी और विध्वंसक क्रियाकलाप अधिनियम, ठीक है। टाडा 1985 का है, जिसे 1995 में समाप्त कर दिया गया। तो 1985 का टाडा है दोस्तों। उसके बाद पोटा आया 2002 में, और 2004 में इसे निरस्त कर दिया गया। अभी हमारा है यूएपीए, बेसिकली जो भी अब कार्यवाहियां होंगी निवारक एक्ट के तहत, तो वो यूएपीए के तहत होंगी, ठीक है। 1967 जो कि 2004, 2008, 2012, 2019 में, इसमें क्या है ना, समय काल परिस्थिति आवश्यकता के अनुसार संशोधन होते रहते हैं। हम कुछ चीजें जो इसमें नेगेटिव होती हैं उसे निकालते रहते हैं, कुछ चीजों की जरूरत हो तो उसको ऐड करते रहते हैं। तो यूएपीए बेसिकली ध्यान रखना है आपको। अब जैसे मैंने कल आप लोगों को आर्टिकल 20 कराया था, तो उसमें बताया था ना कि संजय दत्त वाला एग्जाम्पल दिया था कि भले ही जब सजा दी गई संजय दत्त को, जो फाइनल डिसीजन आया वो बाद में आया, लेकिन टाडा के समय का अपराध था, तो टाडा के तहत ही वो डील हो रहा था, ठीक है। तो 20 आर्टिकल आप वहां से जाके देख लीजिएगा। अब यहां से पढ़िए। यह दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं बता चुकी हूं कि विश्व में कोई लोकतांत्रिक देश नहीं है जहां भारत के समान संविधान के अंतरिम भाग में आंतरिक निरोध निवारण संबंधी कानून की पूरी व्यवस्थाएं हों, ठीक है। जैसे मैंने यूएसए का एग्जाम्पल दिया, यूके का एग्जाम्पल दिया, ठीक है। अब अमेरिका में तो है ही नहीं, बेसिकली अगर अमेरिका में है भी तो वो आपातकालीन समय में है, नॉर्मल सिचुएशन में नहीं ला सकते। लेकिन भारत विश्व का एकमात्र ऐसा लोकतांत्रिक देश है जहां पे नॉर्मल सिचुएशन में भी आप निवारक निरोध से संबंधित कानून ला सकते हैं। आर्टिकल 22 इतना ही है और इतना ही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जब उसका मेंस के हिसाब से विश्लेषण करेंगे तो हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, या एक एक टॉपिक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके ऊपर क्वेश्चन आंसर की सीरीज में लेके आऊंगी, तो वहां पे हम और अच्छे से डिस्क्राइब कर लेंगे। इतना आप लोगों को समझ में आया? आर्टिकल 22 भूलोगे तो नहीं। अब चलते हैं आर्टिकल 23 पे। आर्टिकल 23 में क्या ध्यान रखना है आप लोगों को? बेसिकली कहा गया है मानव का दुर्व्यापार और बलात् शर्म का निषेध किया गया है। ये दोनों क्या है वो मैं बताऊंगी आपको। देखिए, अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार, बेगार, ठीक है, और इसी प्रकार अन्य बलात् शर्म के प्रकारों पर प्रतिबंध लगाता है। दुर्व्यापार का मतलब क्या होता है कि महिलाओं या बच्चों या किसी भी प्रकार का दुर्व्यापार नहीं किया जाएगा, ठीक है, गलत तरीके से व्यापार नहीं किया जाएगा। बेगार का मतलब क्या होता है कि हम बिना वेतन दिए मजदूरी कराएं, ठीक है। तो आपने देखा होगा, आप तो आज की जनरेशन के बच्चे हो बेसिकली, पहले क्या होता था गांव में, कहीं कहीं आज भी ये कल्चर है कि अगर किसी ने मान लो कर्ज ले लिया, उसके पास वापस पैसे नहीं है देने के लिए, या फिर जाति आधारित जो भेदभाव होते हैं उसे क्या करते थे, बेगारी पे रख लेते थे, बिना वेतन दिए काम करवाना। ये आज संविधान में, हमारे मौलिक अधिकारों में इसको पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है, ठीक है। तो बेगार ध्यान रखना है। और बलात् शर्म का क्या ध्यान रखना है कि जबरदस्ती एक तरीके से काम कराया जाए, कम मजदूरी पे काम कराया जाए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब दूसरी बात, जैसे ही कोई भी आप अधिकार पढ़ते हैं तो आप लोगों को ये देखना है कि ये नागरिक और गैर नागरिक दोनों के लिए उपलब्ध रहेगा, ठीक है। दूसरी चीज आप लोगों को ये देखनी है कि नागरिक के लिए भी उपलब्ध है और गैर नागरिक दोनों के लिए ये उपलब्ध रहेगा। हर आर्टिकल में ध्यान रखना दोस्तों। क्यों? क्योंकि पूछा जाता है, और 5 आर्टिकल आपने याद कर लिए तो फिर आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत भी नहीं है। उन 5 आर्टिकल को छोड़ के बाकी सभी दोनों में लागू होते हैं। जो मेरा मौलिक अधिकार शुरू से सुन रहे हैं उनको पता होगा, ठीक है। किसी व्यक्ति को न केवल राज्य के खिलाफ बल्कि व्यक्तियों के खिलाफ भी सुरक्षा प्रदान की गई है। यानी कि केवल राज्य ही अगर बेगार कराए या फिर बलाश्रम, तो केवल राज्य के खिलाफ ही सुरक्षा नहीं है, व्यक्तियों के खिलाफ भी है। जैसा कि मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आप किसी से बेगारी नहीं करा सकते, आपके ऊपर दंडिक कार्यवाही हो सकती है, आप बलाश्रम नहीं करा सकते। अब एक एक चीज को अच्छे से समझेंगे। मानव दुर्व्यापार से क्या मतलब है? पुरुष महिला बच्चों की वस्तु के समान खरीद बिक्री यदि कर रहे हो,
ठीक है, तो वो मानव दुर्व्यापार हो गया ना। तो पुरुष, महिला या बच्चों की वस्तुओं के समान खरीद बिक्री पे रोक है। महिलाओं और बच्चों का अनैतिक दुर्व्यापार, इसमें वेश्यावृत्ति भी शामिल है। ठीक है, तो वेश्यावृत्ति के लिए महिलाओं या बच्चों का अनैतिक दुर्व्यापार, तो ये चीजें भी इसमें दोस्तों शामिल हो जाएंगी। उसके अलावा देवदासी प्रथा, इसका स्पष्ट तौर पे उल्लेख किया गया है कि ये भी मानव दुर्व्यापार में आएगी। और दास प्रथा, ठीक है, तो दास प्रथा भी मानव दुर्व्यापार में आएंगी। आप किसी व्यक्ति को एक तरीके से वस्तु नहीं मान सकते हो, ठीक है, क्योंकि हमारा संविधान प्रत्येक नागरिक को एक समकक्ष दृष्टि से देखता है, सम्मान की दृष्टि से देखता है। आप किसी भी व्यक्ति को वस्तु मान के नहीं चल सकते। तो मानव दुर्व्यापार में आपको ये 4 चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। रिवाइज भी करेंगे हम। इस तरह के कृत्यों को दंडित करने के लिए संसद ने अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम, भाई जो इस तरीके के कृत्य होते थे, तो हमारा एक अधिनियम है अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम 1956 बनाया है, ठीक है। ये ध्यान रखना है दुर्व्यापार से। बेगार का मतलब क्या होता है दोस्तों? बिना पारिश्रमिक के काम कराना, बिना पारिश्रमिक के आप काम करा रहे हो। अनुच्छेद 23 बेगार के अलावा बलात् श्रम के अन्य जो प्रकार हैं तथा बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है, ठीक है। और बलात् श्रम का अर्थ मैं बता चुकी हूँ कि व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध उससे काम कराना। अब जैसे बलात् श्रम या बेगारी में ये चीजें भी इंक्लूड हो जाएंगी। मान लो किसी व्यक्ति की आर्थिक मजबूरी है, उसे काम चाहिए, ठीक है, तो जो न्यूनतम मजदूरी है उससे कम पे आप उसकी आर्थिक मजबूरी का फायदा उठा के अगर आप काम करा रहे हो तो वो भी इसी श्रेणी में आ जाएगा। इस चीज को ध्यान रखना। तो ये इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब आप लोगों के सामने जो मैंने बताया कि 2 चीजें ध्यान रखना। एक बार मैं मार्कर उठा लूं फटाफट। इसमें बलात् श्रम में ध्यान रखना दोस्तों, 3-4 केस आए। बेसिकली एक एशियाई खेल वाला मामला आया था, उसी में ये बात बोली गई थी कि आप किसी की आर्थिक मजबूरी का फायदा उठा के यदि कम मजदूरी देते हो तो भी बलात् श्रम की कैटेगरी में आएगा, पहली बात। दूसरी बात, यदि अकाल राहत से संबंधित योजनाएं चलती हैं, मान लो अकाल आ गया और योजनाएं चला दी गई, और उन योजनाओं में आप कैसी योजनाएं, किसी को काम देने की योजनाएं चला दी ताकि लोगों को कुछ आर्थिक हम सुविधाएं दे सके, उस योजना में भी यदि आप एक मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी से कम वेतन उनको देते हो तो फिर क्या होगा? वो भी बलात् श्रम की कैटेगरी में आएगा। किसी की अज्ञानता का फायदा उठा के, किसी की मजदूरी का फायदा उठा के भी आप यदि कम वेतन देते हो तो भी वो इसी कैटेगरी में आएगा। तो इसको ध्यान रखना है। तो बलात् श्रम का ध्यान मैंने बता दिया, व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध। तो 3 चीजों का, मानव दुर्व्यापार, बेकार और बलात् श्रम, आर्टिकल 23 में इसका जिक्र किया गया है। अब देखो, बलात् श्रम में केवल शारीरिक या कानूनी बलात् स्थिति ही शामिल नहीं है। इसमें आर्थिक परिस्थितियों से उत्पन्न बाध्यता तथा न्यूनतम मजदूरी से कम पर काम कराना आदि भी शामिल है। समझ गए जो मैंने एग्जाम्पल दिए? यानी कि उस व्यक्ति की आर्थिक बाध्यता, बेचारा मजबूर है, उसे काम चाहिए, ठीक है, और आप कहो कि वैसे तो न्यूनतम मजदूरी जो है 300 रुपए है, लेकिन आप 50 रुपए पे सारा दिन काम कर दोगे, वो तो करेगा क्योंकि उसकी मजबूरी है। लेकिन यदि आप ऐसा करा रहे हो, या तो राज्य या फिर व्यक्ति, तो फिर वो बलात् श्रम है, ठीक है, और आप ऐसा नहीं करा सकते। दंडिक कार्यवाही हो सकती है आपके ऊपर, क्योंकि मौलिक अधिकारों में बलात् श्रम का निषेध किया गया है पूरी तरीके से। इस बात को समझना है आपको। इसमें 3-4 चीजें हैं। आर्थिक मजबूरी का फायदा उठा के, उसकी अज्ञानता का फायदा उठा के, या अकाल राहत कार्यक्रम है उसका फायदा उठा के भी आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। बंधुआ मजदूरी अधिनियम, इनको, ये कुछ अधिनियम आप ध्यान रखना। जब आप आंसर राइटिंग करते हैं ना दोस्तों मेंस में, तो उस समय आपको यदि ये कुछ चीजें सब याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ चीजें आपको याद हो और आप अपने आंसर में समाहित कर लेते हैं, तो एग्जामिनर ना इन सब चीजों से प्रभावित होता है, ठीक है। और उस प्रेशर में, मेंस के एग्जाम के प्रेशर में, जब 20 क्वेश्चन लिखने होते हैं, ये सब चीजें कब याद रहेंगी आपको? जब आप एक स्पेशल डायरी बनाओगे। मैं बार बार बोलती हूँ, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो आपको अपने मेंस में
अप्लाई करनी है अपनी आंसर राइटिंग में, जो आप टेस्ट सीरीज दो उसमें भी आप निरंतर लिखते रहो, और अपनी एक डायरी बना लीजिए, उसमें कुछ कुछ एक्ट्स, कुछ कुछ जो अनुच्छेद है इंपॉर्टेंट, कुछ कुछ एक्ट्स हैं जैसे मजदूरी से रिलेटेड हैं या और हम बहुत सारे पढ़ेंगे, उनको हमने लिख लिया, जहां पे उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए उसको रिवाइज करते रहे हर 15 दिन में, लोगों को पकड़ पकड़ के सुनाते रहे। यही तो तरीके होते हैं बेहतर करने का। ठीक है, तो पहला ध्यान रखना है बंधुआ मजदूरी निरसन अधिनियम 1976, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये यूज करना है, क्योंकि जो बंधुआ मजदूरी से रिलेटेड जो सोशल जस्टिस है, बेसिकली मैं बोलूंगी, हम पढ़ेंगे इसको बहुत अच्छे से। सोशल जस्टिस वाले पेपर में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, वहां पे हम इनका यूज करेंगे। ठीक है, तो बंधुआ मजदूरी निरसन अधिनियम 1976, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, ठेका श्रमिक अधिनियम 1970, नहीं भी ध्यान रखोगे तो काम चलेगा, और समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, ये भी ध्यान रखना है कि महिला और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। और कहाँ प्रावधान है इसका? डीपीएसपी में हम पढ़ेंगे अलग से। ठीक है, तो ये प्रोविजंस किए गए ताकि ये जो 3 चीजें हैं, बेगार, ब्लात शर्म और दुर्व्यापार का तो अलग एंगल है, तो उसको रोका जा सके। बंधुआ मजदूरी का निरसन किया गया, समान पारिश्रमिक का वो किया गया, और न्यूनतम मजदूरी की एक लेवल फिक्स कर दिया गया कि भाई इस मजदूरी से कम नहीं दोगे आप किसी की आर्थिक मजबूरी का फायदा उठा के। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान रखना है। अब देखिए, सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सेवा, अब इसका ना एक अपवाद भी है, मौलिक अधिकारों में निरंतर अपवाद होते हैं। भाई सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सेवा, उदाहरण के लिए सैन्य सेवा एवं सामाजिक सेवा आरोपित कर सकते हैं, जिसके लिए वे धन देने के लिए बाध्य नहीं है। यदि कोई अकाल की परिस्थितियां आ जाए दोस्तों, इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाए, तो आपको सेना में या आपसे सैनिक सेवाएं भी ली जा सकती हैं, जिसके लिए राज्य आपको भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं है। आप कोर्ट नहीं जा सकते कि भाई हम जो है देश की रक्षा के लिए हमको भर्ती कर लिया इमरजेंसी सिचुएशंस में और हमको जो है वेतन नहीं मिल रहा है, तो आप नहीं जा सकते। वो प्रोविजन किया गया है, अपवाद है। या सोशल सर्विस के लिए कोई अकाल पड़ गया, ठीक है, या किसी तरीके की पर्यावरणीय आपदा आ गई, तो आपका जो है ना सेवाएं ली जा सकती है, वहां पे आपकी सोशल सर्विसेज ली जा सकती है, और वहां पे भी धन देने के लिए जो बाध्य नहीं है राज्य। ठीक है, इतना ध्यान रखना है, ये अपवाद है आर्टिकल 23 में। लेकिन इस तरह की सेवा में लगने में राज्य को धर्म, जाति, वर्ग के आधार पर भेदभाव की अनुमति नहीं है। ये भी बात बिल्कुल दी गई है कि भाई मान लो सर्विसेज की जरूरत पड़ गई, सेवा की जरूरत पड़ गई लोगों की, अनिवार्य सेवा की, तो जब हम ये सेवा लेंगे तो फिर हम जब नियुक्ति करेंगे तो ये तो ध्यान ही नहीं रखना है, जिसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का मूल समझ लिया, मूल बात यही है कि भाई समता का सिद्धांत लागू है, राज्य या व्यक्ति किसी के भी साथ भेदभाव नहीं करेगा, आधार में बता चुकी हूं, तो फिर यहाँ पे भी भेदभाव नहीं होगा। सिंपल सी बात है, तो आपको लिंक करना है भाई धर्म, जाति या वर्ग के आधार पे भेद नहीं होगा, लेकिन अनिवार्य सेवाएं राज्य ले सकता है। इतनी बात आप लोगों को बिल्कुल ध्यान रखनी है, ठीक है, भूलना नहीं है। ये हो गया। अब देखो इसका आर्टिकल 24 भी हम देख लेते हैं दोस्तों, 24 पढ़ना बहुत जरूरी है। बेसिकली कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का निषेध किया गया है आर्टिकल 24 में। अनुच्छेद यहां से देखिए, अनुच्छेद 24 किसी फैक्ट्री, खान अथवा अन्य परिसंकटमय गतिविधियों तथा निर्माण कार्य अथवा रेलवे में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। ठीक है, कि भाई कोई फैक्ट्री है, खान है, कारखाना है, या संकटमय गतिविधि है, जैसे माचिस उद्योग हो गया, ठीक है, जैसे पटाखा उद्योग हो गया, तो इस तरीके के उद्योगों में, निर्माण कार्य या रेलवे में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। ठीक है, लेकिन यह प्रतिषेध किसी नुकसान न पहुंचाने वाले निर्दोष कार्यों में नियोजन का प्रतिषेध नहीं करता। ये मूल संविधान में है, और एक आर्टिकल आया है आगे जो 2016 का है, इसको हम अलग से पढ़ेंगे, बाल श्रम संशोधन, अलग से इस पे क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, अगर मैं पढ़ा दूंगी आप लोगों को, टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ध्यान रखो कि आर्टिकल 24 में ये बात है। अब कुछ कुछ प्रोविजन किए गए, सरकार ने यदि मौलिक अधिकारों में व्यवस्था है तो सरकार कुछ अधिनियम बना के उसको लागू करने का प्रयास करती है। बाल श्रम प्रतिषेध एवं निस्सरण अधिनियम 1986 का आया, भाई बाल श्रम को प्रतिषेध किया गया।
सबसे महत्वपूर्ण कानून था बाल श्रम के प्रतिषेध का, कि भाई इस तरीके के उद्योगों में जो है बाल श्रम का प्रतिषेध किया जाएगा। इसके अलावा बालक नियोजन अधिनियम 1938 आया, इसको नहीं भी ध्यान रखोगे। कारखाना अधिनियम ध्यान रख लेना, कारखाना अधिनियम 1948 का है दोस्तों, खान अधिनियम 1952 का है। ये वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम याद रखने की जरूरत नहीं है। बागान श्रम अधिनियम 1951 भी मत याद रखना। उसके बाद आप सीधे रखना बीड़ी तथा सिगार कर्मकार अधिनियम, तो इसमें से आप 3-4 ध्यान रख लेना, मैं टिक मार्क कर देती हूँ। एक तो आप बाल श्रम प्रतिषेध एवं नियमन अधिनियम 1986 ध्यान रखेंगे। उसके अलावा जो है आप कारखाना अधिनियम 1948 ध्यान रखेंगे, खान अधिनियम 1952 ध्यान रखेंगे, और बीड़ी तथा सिगार का कर्मकार अधिनियम 1966 ध्यान रखेंगे। और ये क्यों ध्यान रखेंगे वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जब सोशल जस्टिस में बाल श्रम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे तो हमें ये बताना पड़ेगा कि सरकार ने समय समय पे बाल श्रम को रोकने के लिए, ठीक है, क्या क्या प्रोविजन किए हैं। वहां पे यदि आपको 4-5 एग्जाम्पल्स भी याद हैं तो आपका काम हो जाता है। ना तो सारे याद रखने हैं और ना सारे याद रखने की जरूरत है, ठीक है। विद्वान बनना है किसी को तो अलग बात है, लेकिन मेरे जहां तक मैं अनुमान लगा सकती हूँ कि जो इस वीडियो को देख रहे हैं सबका उद्देश्य आईएएस बनना होगा। तो भाई जो महत्वपूर्ण चीजें हैं याद करो और निकलो, ठीक है। 1996 में उच्चतम न्यायालय ने बाल श्रम, ये भी ध्यान रखना, बाल श्रम पुनर्वास कल्याण कोष की स्थापना का निर्देश दिया, ठीक है। और बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005, जब भी बालकों से रिलेटेड, बाल श्रम या बालकों के विकास से रिलेटेड बातें आती हैं तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है कि कहाँ क्या क्या प्रोविजन है। कुछ आपने ये रूल्स ध्यान रख लिए। उसके बाद उच्चतम न्यायालय ने जो बाल श्रम पुनर्वास कल्याण कोष बनाया वो ध्यान रख लिया दोस्तों। उसके बाद बेसिकली बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन हुआ 2005 में, ठीक है। 2005 में इसका गठन हुआ, जो बालकों के अधिकारों के संरक्षण का काम करता है, बालकों के मानवाधिकारों का उल्लंघन ना हो इसका काम करता है। ये राष्ट्रीय आयोग और राज्य आयोग है इनके, उसकी स्थापना की, ठीक है। इसको हम अलग से भी पढ़ेंगे। या आपको बात समझ में आ रही है ना, मेन से कैसे इंटरलिंक करना है हमें। और 2006 में सरकार बच्चों के घरेलू नौकरों के रूप में काम करने पर अथवा व्यावसायिक प्रतिष्ठान जैसे होटल, रेस्टोरेंट्स, दुकान, कारखाने, ठीक है, रिजोर्ट, स्पा, चाय की दुकानों आदि में नियोजन पे रोक लगा दी। कि भाई 2006 में सीधे तौर पे कह दिया कि आप 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनको आप कार्यों में नहीं लगा सकते, चाहे होटल हो, रेस्टोरेंट्स हो, कारखाने हो, स्पा हो, चाय की दुकानें हो। तो ये सब ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखना है आप लोगों को। एक अच्छे नागरिक होने के नाते यदि आप किसी चाय की दुकान पे जाते हैं, होटल्स में जाते हैं, वहां यदि आपको बच्चा काम करता हुआ दिखता है तो आपको उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, ठीक है। क्योंकि उस बच्चे के भी कुछ अधिकार हैं। हालांकि वो एक दूसरा डिबेट का लेवल आ जाता है कि कई मजबूरियां होती हैं, ठीक है। तो वो तो फिर हम अलग से उसके ऊपर डिबेट करेंगे बहुत अच्छे से कि इसके वाद क्या है, इसके प्रतिवाद क्या है, और फाइनली होना क्या चाहिए। क्या सरकार के काम करने से ये हो जाएगा? सामान्य नागरिकों का भी फर्ज है, सिविल सोसाइटी का भी फर्ज है, लेकिन बालकों को भी उनके मूल अधिकारों को प्राप्त करना जरूरी है। तभी वो अपने व्यक्तित्व का विकास कर पाएंगे, जिससे उनका भला हो पाएगा। और जब उनके व्यक्तित्व का विकास होगा दोस्तों, तभी जनसांख्यिकी लाभांश है उसका फायदा भारत उठा पाएगा, ठीक है। तो 2006 वाला देख लिया। इसमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नियोजित करने वालों के विरुद्ध अभियोजन और दंडात्मक कार्यवाही की चेतावनी दी गई थी कि यदि आप 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को रख रहे हो कार्यों में तो आपके खिलाफ दंडात्मक, ठीक है। तो इतनी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब इसमें फटाफट मैं मार्कर उठा लूं एक बार। ठीक है। अब आया सबसे लास्ट जो बना इससे संबंधित बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016। इसको ध्यान रखना है दोस्तों। बाल श्रम निषेध एवं विनियमन संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा जो बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 था, ध्यान रखिए जो पिछला 86 था, को संशोधित कर बाल श्रम एवं किशोर श्रम अधिनियम 1900 ये बेसिकली 2016 कर दिया गया, ठीक है।
तो ये ध्यान रखना है। और इस 2016 में 2-3 प्रोविजन मैं अभी बता देती हूँ। बाकी बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016, इस पे कभी भी पीसीएस के मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है और यूपीएससी में पूछा भी जा चुका है और आगे भी पूछ सकता है, थोड़ा सा चेंज करके कि अभी तक के जितने संशोधन है उनमें ये सबसे बेहतर कैसे है या इसमें और क्या सुधार किए जा सकते हैं। तो चूंकि यहाँ पे समय की एक पाबंदी होती है, लिमिटेशंस है अभी, तो मैं पूरा अगर बताऊंगी तो लंबी क्लास हो जाएगी, तो मैं वहां पे स्पेशल वीडियो आपकी मैं ये लेके आऊंगी यूट्यूब पे ही दोस्तों। आप लोग देखिएगा, या तो फ्राइडे इवनिंग या शनिवार को आप लोग बाल श्रम संशोधन मेरे साथ वहां पे पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। बाल श्रम संशोधन 2016 बेसिकली इसमें क्या कर दिया गया, दो चीजें ध्यान रख लीजिए। एक तो 14 वर्ष की आयु के बच्चों को हर प्रकार के श्रम से रोक दिया गया कि भाई कोई किसी भी प्रकार का श्रम नहीं कर सकते घरेलू कार्यों को छोड़ के, ठीक है। दूसरी बात, जो पहले ये था कि 14 वर्ष तक के बच्चे खतरनाक उद्योगों में या कारखानों में कार्य नहीं कर सकते, अब ये 14 वर्ष से बढ़ा के 18 वर्ष कर दिया गया कि 18 वर्ष से कम के जो भी बच्चे हैं वो इस प्रकार के खतरनाक उद्योगों में काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे जो अधिकार है उनका दायरा भी बढ़ता है, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस इस संशोधन के तहत किया गया। तो इस तरीके से दोस्तों आज हमने आर्टिकल 22 को देखा, आर्टिकल 23 को देखा, आर्टिकल 24 को देखा। मैं फिर बता देती हूँ, हमने अभी तक जितनी क्लासेस की हैं एमसीक्यूज के माध्यम से रिवाइज करवाऊंगी। एमसीक्यूज का आंसर आपको देना होगा, तब पता लगेगा कि आपने मेरी कक्षा को ध्यान से सुना है और उसको जाके रिवाइज किया है। पीडीएफ निकाल के मेरे टेलीग्राम चैनल पे हर पीडीएफ आपको मिलेगी, ठीक है। तो आज की शुरुआत हमने यहाँ से की थी आर्टिकल 22 से दोस्तों। अनुच्छेद 22 हमने देखा कि किस तरीके से दो प्रकार की व्यवस्था करता है, एक अपराध होने के बाद, ठीक है, जो पूरी दंडिक कार्यवाही है, और एक अपराध को रोकने के लिए निवारक व्यवस्था है। तो ये सारा हमने देखा कि इसमें 3 अधिकार हैं कि भाई गिरफ्तारी का कारण बताने का अधिकार दे दो, वकील से परामर्श करने का अधिकार दे दो, और जो मजिस्ट्रेट के समक्ष 24 घंटे में प्रस्तुति का अधिकार यात्रा के समय को मिला के, ठीक है। इसके अलावा जो निवारक है उसमें भी 3 माह से ज्यादा निवारक नहीं रख सकते हैं आप, उसको गिरफ्तार नहीं रख सकते हैं। सलाहकार जो बोर्ड है उसकी सलाह के बाद ही रख सकते हैं, उसको बताया जाना चाहिए कि क्यों गिरफ्तार किया है, हालांकि सार्वजनिक हितों में जरूरी नहीं है। और फिर मैंने बताया कि एकमात्र विश्व का लोकतांत्रिक देश है जो भारत सामान्य परिस्थितियों में भी इस प्रकार के जो निवारक कानून है उनकी यहाँ पे उपलब्धता है। बाकी यूएस और ब्रिटेन का एग्जाम्पल मैंने दिया था, ठीक है। उसके बाद संसद के कुछ वो देख लिए हमने, क्या कौन कौन से इंपॉर्टेंट निवारक कानून है, जिसमें हमने 1950 का निवारक निरोध अधिनियम देखा, मीसा देखा, एनएसए देखा, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, टाडा देखा, पोटा देखा, और यूएपीए जो वर्तमान संदर्भ में लागू है। फिर हमने देखा कि संसद के साथ विधानमंडल को भी इस विषय पे कानून बनाने का अधिकार है, डायरेक्ट पीटी में पूछा जा सकता है, तैयार रहिएगा। उसके बाद दोस्तों हमने मानव दुर्व्यापार ब्लाश्रम का निषेध देखा, हमने अलग अलग देखा मानव दुर्व्यापार क्या है, बेगार क्या है, और ब्लात शर्म क्या है, ठीक है। और ब्लात शर्म में बहुत सारी ऐसी चीजें भी शामिल होंगी जो मैंने आपको बताया कि भाई मजबूरी का फायदा उठा के आपको कम मजदूरी यदि देते हो तो वो भी इसी में आएगा, ठीक है। फिर हमने देखा कि इसको रोकने के लिए कौन कौन से कुछ एक्ट लाए, तो बंधुआ मजदूरी निरसन अधिनियम 1976 यह ध्यान रखना है, और समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 ध्यान रखना है। फिर सार्वजनिक, हमने इसका अपवाद भी देखा कि सार्वजनिक सेवा या तो सैन्य सेवा या सोशल सर्विस आपसे ली जा सकती है, लेकिन धर्म, जाति या वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, और आप वेतन क्लेम नहीं कर सकते उस संदर्भ में, ठीक है। और वो बेगार की श्रेणी में नहीं आएगा कि हमसे तो बेगार कराया जा रहा है, तो ये पहले ही बोल दिया गया। ये बेसिकली ना ये इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए होता है, सामान्य सिचुएशंस के लिए नहीं होता है। फिर कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का निषेध, आर्टिकल 24 हमने अच्छे से देखा कौन कौन से कानून, इसमें 3-4 कानून ध्यान रख लेना। फिर हमने जो बाल श्रम पुनर्वास कल्याण कोष जो उच्चतम न्यायालय ने बोला वो ध्यान रख लेना, बाल अधिकार आयोग ध्यान रख लेना। आपका जब भी बाल श्रम से रिलेटेड या बालकों के उत्थान से रिलेटेड सरकार ने क्या क्या प्रयास किए हैं उसमें आप इनको ऐड ऑन कर सकते हैं अपने मेंस में, ठीक है। और फिर हमने देखा ये बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016, इसको मैं डिटेल से आप लोगों को कराऊंगी, ठीक है, तो घबराना नहीं है।
दोस्तों अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज मोटिवेट कीजिए, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आपको कुछ सुझाव देने, आपके कुछ डाउट है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं 20-21 फरवरी को सबमिट होने वाली है। अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। अलग अलग अपने अपने क्षेत्रों के विद्वान जो हैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करेंगे, आपकी अपनी सफलता की जर्नी को बताएंगे, ठीक है, आपको मोटिवेट करेंगे। तो आप इसमें शामिल हों और रजिस्टर कराएं इसके लिए। साथ ही दोस्तों यदि आपको प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना है, मेरे मार्गदर्शन में अपनी तैयारी को आसान बनाना है, तो दोस्तों ललिता YT कोड का यूज करें। इसके साथ आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा, ठीक है। और मुझे unacademy_ललिता_कुमारी इस आईडी पे फॉलो करें। मेरे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, टॉपिक से रिलेटेड अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, शाम में 5 बजे से शाम में 5 PM से अपनी क्लास हो रही है एनसीईआरटी बिल्कुल बेसिक से A to Z लाइन टू लाइन पढ़ाऊंगी। क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे उसका यूज करेंगे हम, तो जो है ना बहुत भारी भरकम पुस्तकें पढ़ने से अच्छा है कि हम बेसिक को स्ट्रॉन्ग करें। और वहां से जो बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा वो केवल पॉलिटी में ही आपको फायदा नहीं देगा, बल्कि आपका पॉलिटी, आपका सोशल जस्टिस, आपका गवर्नेंस, आपका इंटरनेशनल रिलेशंस भी 12वीं की एनसीईआरटी से उसका बेस तैयार हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों एस से, जिसने मेरी कल स्पेशल पे मेरी मंडे को फर्स्ट क्लास आ चुकी है, वो सुन सकते हैं कि एनसीईआरटी का यूज कहाँ, कैसे और क्यों करना है, ठीक है। तो आप 5 बजे से मेरी क्लास देख सकते हैं। इस वीडियो में जो मेरा प्रोफाइल लिंक है वहां पे आप जाके मेरी क्लास को देख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली कक्षा में। एमसीक्यू के लिए तैयार रहना है, एमसीक्यू करवाऊंगी, रिवीजन होगा, उससे आप लोगों की तैयारी का लेवल मुझे पता लगेगा कि आप लोग मेरी जो क्लासेस है उनको ध्यान से सुन पा रहे हैं कि नहीं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।